डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास जिसमें ज्योग्राफी विषय में हम चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने शुगर केन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं टी के बारे में। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। इसमें हम टी के बारे में देखते हैं। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो टी कल्टीवेशन है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का उदाहरण है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब है रोपण कृषि। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये एक बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप का मतलब है पेय फसल, यानी ये फसल जो है पेय पदार्थ की बनी होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में बाय ब्रिटिश। यानी चाय की जो खेती है, चाय की जो एग्रीकल्चर है, उसको अंग्रेज भारत में लाए थे। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर owned by Indians। आज अगर हम वर्तमान में देखें तो अधिकतर चाय बागानों के मालिक इंडियंस है। The tea plants grow well in tropical and subtropical climates endowed with deep and fertile, well-drained soil। तो ये टी की जोग्राफिकल कंडीशन है, ये फीचर्स है, इनको आपको अंडरलाइन करना है, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। टी प्लांट जो है वो ग्रो करता है इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है यानी जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसके अलावा फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, जो जीवाश्म युक्त जो गहरी मिट्टी है उसमें ये अच्छी प्रकार से चाय का पौधा ग्रो करता है। रिच इन ह्यूमस, जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें जो टी का प्लांट है वो अच्छी प्रकार से ग्रो करता है। एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा हो तो उसमें जो है ये अच्छा डेवलप होता है। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल्दो द ईयर, यानी इसके लिए जो जलवायु चाहिए चाय की झाड़ियों के लिए, चाय की बुशेज के लिए, जो वर्ष भर जो क्लाइमेट चाहिए वो एक तो वार्म और एक मॉइस्ट यानी नम और फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब पाला रहित, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो पाला रहित जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है। फ्रीक्वेंट शोवर्स evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा भी इसकी कोमल पत्तियों के लिए अच्छी होती है। इसकी जो कोमल कोमल टेंडर लीव्स होती है उसकी ग्रोथ के लिए जो है वर्ष भर अगर वर्षा होती रहती है तो वो इसके लिए अच्छा रहता है। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। ये जो इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें लेबर की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इस उद्योग के लिए एबंडेंट, चीप और स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और स्किल कुशल श्रम की आवश्यकता होती है।
tea is proceed within the tea garden to restore its freshness. इसकी ताजगी को बनाए रखने के लिए जो चाय की जो पत्तियां होती है उसको बागान में ही उसको फ्रेशनेस किया जाता है। अगर इसकी पत्तियों को हमको फ्रेश रखना है तो उसको जो है बागान के अंदर ही उसको जो है संसाधित किया जाता है, उसको प्रोसीड किया जाता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, जो सबसे मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, यानी जिस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है वो आसाम स्टेट्स है। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी, यहाँ पर भी टी के अच्छे गार्डन हैं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर भी टी का प्रोडक्शन अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। इसके अलावा कंट्री के अंदर जो अदर स्टेट्स है उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। अगर हम 2016 की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाय के मामले में आफ्टर चाइना, चाइना के बाद में, यानी चाइना का फर्स्ट प्लेस था और उसके बाद में जो सेकंड सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो इंडिया था इन 2016 में। तो ये टी के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी इज नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडियन कॉफ़ी जो है जानी जाती है वर्ल्ड के अंदर गुड क्वालिटी के लिए, यानी इंडिया की जो कॉफ़ी है उसकी गुणवत्ता अच्छी है, अपनी गुणवत्ता के लिए वो वर्ल्ड में फेमस है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जो सबसे अच्छी चाय की जो क्वालिटी है, चाय के मुख्य जो वैरायटी है वो ये है अरेबिका वैरायटी, यमन से ये लाई गई। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो वैरायटी हमारे कंट्री में उत्पन्न की जाती है इसकी ग्रेट डिमांड है ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स। इसकी जो कल्टीवेशन की गई थी वो ये इंट्रोड्यूस की गई थी बाबा बुदन हिल्स में। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और वर्तमान में इसकी जो कल्टीवेशन की जाती है वो एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटका में, केरला और तमिलनाडु में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी बाग में उगाई जाने वाली फसलें, बागवानी फसलें। इन 2016 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में हमारा जो भारत था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, चाइना के बाद में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मामले में इन 2016 में हमारा जो इंडिया था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। भारत में जो फ्रूट्स पैदा होते हैं वो
उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फल यहाँ पर जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, अगर हम मैंगोज की बात करें तो मैंगोज महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, तो ये स्टेट्स जो है मैंगोज प्रोड्यूसर स्टेट्स है। इसके अलावा ऑरेंज ऑफ नागपुर, नागपुर के जो संतरे हैं वो फेमस है। एंड चेरापूंजी मेघालय, यहाँ पर भी ऑरेंज होते हैं। बनानाज ऑफ केरला, केरला में बनानाज का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इसमें भी बनानाज का प्रोडक्शन किया जाता है। लीची एंड गावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची और गावा ये दोनों प्रसिद्ध है। पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर हम पाइन एप्पल की बात करें तो मेघालय में ज़्यादा इसका प्रोड्यूस होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पर ग्रेप्स का अच्छा प्रोडक्शन होता है। एप्पल्स, पीयर्स, एप्रिकॉट्स एंड walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over। यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एप्पल्स, पीयर्स, एप्रिकॉट्स, ये जम्मू कश्मीर में इनका प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी ग्रेट डिमांड पूरे वर्ल्ड में रहती है। नेक्स्ट जो है हम बढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप, खाद्य फसलें। एक तो होती है खाद्य फसलें जिनका हम यूज़ फूड में करते हैं, खाने के काम में ली जाती है। दूसरी होती है नॉन फूड क्रॉप्स, जो खाद्य फसलें होती है जिनका यूज़ इंडस्ट्रीज में होता है या इनडायरेक्टली अदर वे में इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए इनको नॉन फूड क्रॉप्स कहा जाता है। तो नॉन फूड क्रॉप्स में जो फर्स्ट जो कल्टीवेशन की जाती है वो रबर की जाती है। तो रबर के बारे में हम देखते हैं, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन स्पेशल कंडीशंस में इसको ग्रोन किया जा सकता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी उष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी रबड़ की खेती आराम से की जा सकती है। वैसे ये जो इक्वेटोरियल क्रॉप है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है, लेकिन इसको हम ट्रॉपिकल में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी हम इसको ग्रोन कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड humid climate with rainfall of more than 200 centimeters and temperature above 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके रबर की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, जो फीचर्स है, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइमेट की, वो मॉइस्ट होना चाहिए, नमी से युक्त होना चाहिए और ह्यूमिड प्रकृति का क्लाइमेट होना चाहिए। और इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए, जो वर्षा चाहिए, वो 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए एंड टेम्परेचर अबाव 25 डिग्री सेल्सियस, और तापमान जो चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स है, इसको आपको जो है अंडरलाइन करना है यहाँ से। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degree Celsius। रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल है, ये इंडस्ट्रीज में कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
ये जो मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है वो केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस रबर को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय की जो गारो हिल्स है, गारो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी रबर की खेती की जाती है, रबर को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें में हम देखते हैं कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में जो फाइबर क्रॉप्स उगाई जाती है उनमें प्रमुख रूप से कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है। ये चारों जो है फाइबर क्रॉप्स है। आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं कि फाइबर क्रॉप्स के 4 एग्जाम्पल बताइए, तो आपको बताना है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। तो ये मेजर फाइबर क्रॉप्स है। द फर्स्ट 3 आर डेराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। फर्स्ट जो 3 है, कॉटन, जूट और हेम्प, ये कहाँ से डेराइव की जाती है? डेराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। ये सॉइल में प्रोड्यूस की जाती है, डेराइव की जाती है। द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्कवॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। और जो चौथी जो फसल है फाइबर क्रॉप्स, जिसको हम नेचुरल सिल्क कहते हैं, वो जो मलबरी के जो ट्री होते हैं, शहतूत के जो पेड़ होते हैं, उनकी जो ग्रीन लीव्स होती है, वहाँ पर जो कोकून्स पाले जाते हैं और उन कोकून्स से जो है ये सिल्क निकाली जाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं नेचुरल सिल्क। तो फर्स्ट 3 जो है कॉटन, जूट, हेम्प, ये तो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? ग्रोन की जाती है। ये ग्रोन की जाती है सोइल में। और जो चौथी जो फाइबर क्रॉप्स है नेचुरल सिल्क, वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? वो कोकून से। जो सिल्क वर्म है, शहतूत के जो कीड़े हैं, जो शहतूत के वृक्ष पर जो है पाले जाते हैं स्पेशली, और उनकी जो ग्रीन लीव्स होती है उनके ऊपर वो बड़े होते हैं कोकून्स में, उन परिवर्तित हो जाते हैं कोकून्स से, फिर जो है उनसे ये फाइबर क्रॉप्स तैयार की जाती है। Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम पालन। तो रेशम पालन जो है, रेशम का उत्पादन जो किया जाता है रेशम के कीड़ों से, तो उसको हम कहते हैं रेशम का उत्पादन, सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े से जो रेशम का प्रोडक्शन किया जाता है उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन है सेरीकल्चर की। रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। तो इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, तो अंडरलाइन कर दीजिए आप इसको। नेक्स्ट जो फसल है वो है कॉटन। ये इंपॉर्टेंट फसल है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कॉटन प्लांट का जो होम है वो हमारा इंडिया ही है। यानी मुख्य रूप से ये यहीं पर जो है, यहीं से ये इसका उत्पादन चालू हुआ प्राचीन काल में। ये कहीं बाहर से फसल इंपोर्ट नहीं की गई। इसका जो जन्म स्थान है, ओरिजिनल होम, वो हमारा इंडिया है। तो कॉटन जो है हमारा ओरिजिनल होम है इसका। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, उसके लिए कॉटन एक मेन रॉ मटेरियल्स जो है एक मुख्य रूप से जो कच्चा पदार्थ होता है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए ये मेन है। यानी जो कपास निकाला जाता है, कपास से जो रुई निकलती है, वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल है। इन 2016 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। अगर हम 2016 की बात करें तो इंडिया जो था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना। तो फर्स्ट कौन सा था? चाइना। चाइना जो था
वो कॉटन के मामले में फर्स्ट प्लेस रखता था 2016 में, और उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो कंट्री था वो अपना इंडिया था। तो इंडिया जो था कॉटन के मामले में दूसरा स्थान रखता था इन 2016 में। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये भी अंडरलाइन कर दीजिए आप। कॉटन का जो उत्पादन होता है, कॉटन जहाँ बोई जाती है, वो एरिया ब्लैक कॉटन सोइल का होना चाहिए। और ये इस प्रकार का जो रीजन्स है ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, जो हमारे साउथ के अंदर है डेक्कन प्लेट्यू। साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, दक्षिण का पठार, वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल में कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कॉटन कौन सी मिट्टी में प्रोड्यूस की जाती है, तो ब्लैक सॉइल में। ये अधिकतर कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेट्यू में, इन साउथ इंडिया। तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ये इसकी फीचर है, इस पर आप अंडरलाइन कर सकते हो। हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, या तो इसको लाइट रेनफॉल चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, या इसको इरिगेशन की आवश्यकता होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और 210 दिन जो चाहिए वो पाला रहित चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। 210 दिन जो चाहिए इसको तैयार होने में, वो फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए जो अच्छी चमकीली धूप चाहिए। जब इसकी फसल तैयार होती है तो आप देख लीजिए, ये फल जो है निकल रहे हैं, इसके फल, कॉटन इससे निकल रही है। तो इस समय इसको अच्छी ब्राइट सनशाइन को जो है चाहिए। इट इज ए खरीफ क्रॉप, ये खरीफ की फसल है। एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर, इसको मैच्योर होने में, इसको पकने में 6 से लेकर 8 मंथ की आवश्यकता होती है। यानी 6 से 8 महीने में ये मैच्योर हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जो मुख्य रूप से कॉटन उत्पादक जो राज्य है, वो आप देख सकते हो, महाराष्ट्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। यानी सबसे ज़्यादा जो कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है महाराष्ट्र में किया जाता है, और बाकी इसके बाद में इन स्टेट्स में कॉटन का ग्रोन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद में जो नॉन फूड क्रॉप्स है, जिसमें फाइबर क्रॉप्स के बारे में हम देख रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है वो है जूट। जूट के बारे में देखते हैं। ये जूट क्या है? फाइबर क्रॉप्स है। इट इज नॉन एज ए गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम पुकारते हैं। जूट ग्रोथ वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन। जहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ के द्वारा जो फर्टाइल सॉइल्स लाई जाती है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स, वहाँ पर जूट अच्छी प्रकार से ग्रोन की जा सकती है। वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ पर सॉइल्स जो होती है वो एवरी ईयर जो है रिन्यूड होती रहती है। जहाँ पर फ्लड आते हैं, जहाँ पर फ्लड प्लेन्स होते हैं, बाढ़ वाले मैदान होते हैं, वहाँ पर फर्टाइल सॉइल्स जो होती है वो रिन्यूड होती रहती है। इसलिए इस सॉइल में जूट का प्रोडक्शन अच्छी प्रकार से हो सकता है। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, वो कैसी है देखिए आप। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। टाइम ऑफ ग्रोथ के समय
जूट का जब ग्रोथ का टाइम होता है, जब ये ग्रोथ होती है, इसकी वृद्धि होती है, तो उस समय इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस पर आप अंडरलाइन कर सकते हो, टेम्परेचर जो चाहिए वो कैसा होता है, हाई टेम्परेचर। कब? टाइम ऑफ ग्रोथ के समय इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जहाँ पर जूट का अच्छा प्रोडक्शन होता है, वो है वेस्ट बंगाल। तो जो फर्स्ट प्लेस है स्टेट का, वो वेस्ट बंगाल है जूट के मामले में। जूट सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में होती है, तो आपको ध्यान रखना है। जूट का जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद में बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय में भी जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग। इसका यूज़ किस में किया जाता है, जूट का यूज़? तो एक तो बैग बनाने में, चमड़े के जो भी ये जूट के जो थैले होते हैं वो बनाने में इसका यूज़ होता है जूट का। मैट, रॉक, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट, जो भी दूसरी आर्टिफैक्ट वस्तुएं हैं उनको बनाने में, या फिर यार्न बनाने में, कारपेट बनाने में, रॉक, रस्सी वगैरह बनाने में, मैट, चटाइयाँ वगैरह बनाने में, बैग्स वगैरह बनाने में इस जूट का यूज़ किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट के कारण इट इज़ लॉसिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, पार्टिकुलरली द नाइलॉन। तो इसकी जो कीमत होती है ज़्यादा होने के कारण जो है, ये इसका जो मार्केट है वो कम होता जा रहा है। आजकल सिंथेटिक फाइबर्स आ गया है, पैकिंग मटेरियल्स मिलने लग गए हैं नाइलॉन के। तो नाइलॉन की वजह से, सिंथेटिक फाइबर्स की वजह से इसका जो मार्केट है वो लॉस होता जा रहा है, इसका जो मार्केट है वो कम होता जा रहा है। तो जूट भी जो है एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ये कौन सी क्रॉप है? ये फाइबर क्रॉप है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 में हमने एग्रीकल्चर में जो पढ़ा था आज, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जिसमें हमने टी, कॉफ़ी के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें रबर के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अलावा जो है हमने फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। फाइबर क्रॉप्स, जूट, कॉटन के बारे में पढ़ा। इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। जो हमारा जो टॉपिक होगा, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।